Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. 6 hours later. Hey guys, channel to my welcome. जो आज तक किसी ने सोचा न था, जो आज तक मेरे चैनल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, आज वो होने वाला है। ए, नौटंकी करना बंद कर, सीधे सीधे बोल। आज होने वाला है एक मांगा का रिव्यू। जी हाँ, आपके कान बिल्कुल ठीक है, आपने सही सुना। एनीमे नहीं, मांगा का रिव्यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो दो तरह के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। पहले वो जो शोजो का नाम सुन के ऐसी शक्ल बनाते हैं जैसे करेले का जूस पी लिया हो, और दूसरे वो जो हरम पढ़ते ही ऐसे भागते हैं मानो भूत देख लिया हो। क्योंकि हर शोजो सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं होता और हर हरम डियबॉलिक लवर नहीं होता। हमारे मतलब आपको मत सिखा। पर फिर भी अगर आप इन दो वर्ड्स को लेकर अपना नजरिया बदलना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज जिस मांगा का रिव्यू हम करने वाले हैं वो है हारेम इन डेजर्ट या साबाकु नो हारेम। इसके तो नाम में गड़बड़ है। अब ये मत सोचना कि मैंने ये मांगा इसके नाम की वजह से पढ़नी स्टार्ट की। मैं पिंटरेस्ट पे अपनी ऑल टाइम फेवरेट मांगा नमाई किज़ाकारी की आर्ट देख रही थी और तभी ये मांगा मेरे सामने आई और इसका कंपैरिजन नमाई किज़ाकारी से किया था। अब ये देख के मुझे हैरानी जरूर हुई कि नमाई किज़ाकारी जैसी अमेजिंग मांगा से इसका कंपैरिजन कोई कैसे कर सकता है। वैसे तो एक के नाम पे रिकमेंड किया हुआ दूसरा एनीमे या मांगा मैं पढ़ती नहीं हूँ, पर उस टाइम मैं नई मांगा ढूंढ ही रही थी तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, और मैंने ये मांगा उसी वक्त पढ़नी शुरू कर दी। ओह, शुरू करने से याद आया, चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तुझे नहीं लगता इंट्रो स्टार्ट करने में थोड़ी देर हो गई? क्योंकि जिसको बटन क्लिक करना था वो आया ही नहीं, और दूसरा पूरे 5 मिनट लेट आया। लो, चढ़ गया रियलिटी का फीवर। Skateboard can I make more? Still my style ain't getting more like make it sound like mushroom. All y'all wanna be like me. All y'all wanna spit like me. Listen, wanna hit like me. Me wanna kiss my booty. इस मांगा का जेनर कॉमेडी, रोमांस, फैंटेसी, ड्रामा, हिस्टोरिकल, 3 hours later. शोजो, हारेम है। जितने ज्यादा इसके जेनर हैं उतने ही कम इसके चैप्टर हैं। इसमें सिर्फ 41 चैप्टर है, तो अगर आप फास्ट रीडर हो तो हारेम इन डेजर्ट एक ही दिन में खत्म कर सकते हो। क्या हो अगर प्रिंस से बदतमीजी करने के जुर्म में आपको पनिशमेंट के लिए ले जाया जाए और वहां जाके आपको पता चले कि आपको सजा के तौर पे प्रिंस की वाइफ सिर्फ मैंने गर्ल्स के लिए कहा है। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। हमारी इस मांगा में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां मीसे की रेकलेसनेस की वजह से उसे प्रिंस कलूम की 30th वाइफ बनाया जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ, आपके कान खराब नहीं है, आपने करेक्ट सुना, 30th वाइफ। आफ्टर ऑल मांगा के नाम में ही हारेम है। इन एक्चुअल प्रिंस कलूम की किसी से भी शादी नहीं हुई है और ये सारी प्रिंस कलूम की कांक्यूबाइन है। Concubine, historical. In polygamous societies, a woman who lives with a man but has lower status than his wife or wives. अच्छा बोले ऐसा होता है। जिन्हें कलूम रिस्पेक्ट देने के लिए वाइफ बोलता है। इन्हीं में से कोई एक प्रिंस कलूम की लीगल वाइफ बनेगी। जब मैंने ये मांगा पढ़नी शुरू की तो मुझे इसकी स्टोरी द थ्रोन दैट पियर्स मी मानवा जैसी लगी, जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही 15 चैप्टर पढ़ के ड्रॉप कर दिया था, और मैं इस मांगा को भी ड्रॉप करने ही वाली थी। पर मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने मुझे समझाया कि शुरुआत के कुछ पेज पढ़ के मुझे मांगा ड्रॉप नहीं करनी चाहिए। एंड आई एम ग्लैड मैंने ऐसा किया और ये मांगा खत्म। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अब कोई और होता तो प्रिंस की वाइफ बन के उछल पड़ता, पर मीसे को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो रॉयल्स से हेट करती है क्योंकि रॉयल्स अपनी महानता साबित करने के लिए दूसरों को, स्पेशली लेडीज को टूल्स की तरह यूज करते हैं, जो कि काफी हद तक सच भी है। पर मीसे के पास वहाँ रहने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। और तभी एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, प्रिंस जोसेफ, जो कि कलूम के बड़े भाई हैं।
कलुम जोसेफ को हराकर थ्रोन का दावेदार बन चुका है और इसी बात से बौखलाया प्रिंस जोसेफ कलुम के कुछ कॉन्क्यूबाइंस को उठा ले जाता है ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सके, जिनमें से एक मीसे भी होती है। कॉन्क्यूबाइंस को ये उम्मीद होती है कि प्रिंस कलुम उन्हें बचाएंगे, पर मीसे को पूरा यकीन होता है कि प्रिंस की कुछ कॉन्क्यूबाइंस अगर कम भी हो जाएगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, कलुम ना सिर्फ वहाँ पे आता है बल्कि इतने गुस्से में होता है कि जोसेफ पे स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि मांगा में स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, पर कलुम गुस्से में ऐसा लगता है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक वर्ड है, इनएफेबल। चुप हो जा सातवीं फेल। कलुम का रिएक्शन देख के मीसे हैरान हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि कलुम बाकी रॉयल्स जैसा नहीं है और वो कलुम के बारे में और जानने के लिए उसके हरम में रहने के लिए मान जाती है। इसके बाद आगे के कुछ चैप्टर में ही मीसे को कलुम से प्यार हो जाता है। ये शो जो है सो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। पर हैरानी की बात तो ये है कि इससे पहले के कुछ चैप्टर में ही ऑलरेडी कलुम को मीसे पसंद आ जाती है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। कलुम की हर कॉन्क्यूबिन उसकी लीगल वाइफ बनना चाहती है। आफ्टर ऑल इस दुनिया में हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, पर मीसे को लगता है कि कलुम ने ये डिसीजन उस पर तरस खा के लिया है, तो वो डिसाइड करती है कि जब तक वो कलुम के लायक नहीं बन जाती उससे शादी नहीं करेगी। कलुम कभी कभी इतनी क्यूट हरकतें करता है कि उसे देख के ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा प्यार मीसे को और कोई कर ही नहीं सकता, पर कभी कभी उसकी हरकतें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो भी वो कर रहा है वो सिर्फ मीसे को टीज करना चाहता है और कुछ नहीं। और इसके बदले में मीसे द प्रिंस कलुम थॉर्न के दावेदार एक धैड़ खिंचा के चाटा मारती है, जिसके निशान कलुम के फेस पे काफी दिन तक रहते हैं और ऐसा एक नहीं काफी बार हो चुका है। मीसे कलुम को एक नाम दे देती है, द बीस्ट प्रिंस। गजब बेइज्जती है। अगर बात की जाए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो एक कैरेक्टर जिसने मुझे मेस्मराइज किया है वो है किंग एलेफ। जब शुरुआत में किंग एलेफ का जिक्र होता है तो वो एक बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड इवल किंग था, जिसकी आगे जाके गुड किंग वाली साइड सामने आने लगी। बट किंग एलेफ इज Mr. Casually Cool, Mr. Everything revolves around you. जो प्रजा सेवा नहीं राजनीति पे यकीन करता है। इसके बाद आते हैं कलुम के बड़े भाई महलियल, जो बहुत अच्छे हैं। कलुम और महलियल बिल्कुल ट्विंस लगते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ कलुम के लिए जनता पहले है, वहीं महलियल के लिए राज्य की शांति और सुरक्षा, शायद, क्योंकि किंग एलेफ राजनीति करते हैं पर महलियल कूटनीति चलता है। अरे इतने भयानक शब्द कहाँ से आ गए? वेल, एक हिस्ट्री के स्टूडेंट से तुम और क्या उम्मीद करोगे? महलियल पल में शोला पल में माशा। पल में तोला पल में माशा, कितने रंग बदलती है। इस पूरी कहानी में महलियल एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो आज तक किसी समझ में नहीं आया। वो कभी भी कुछ भी ऐसा कर सकता है जो किसी ने सोचा भी ना हो। मीश की कैरेक्टराइजेशन हर शोजो, मांगा और एनिमे की शोजो जैसी है, एक एवरेज लुक बट गोल्डन हार्ट वाली लड़की जो अपने लव के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती है, और इसी रीजन से उसके पीछे काफी लड़के पागल हो जाते हैं। अब वो कौन कौन है ये मुझसे मत पूछो, जाके मांगा पढ़ो। मीसे ने जलबरा, जो कि कलुम की कंट्री है, उसके लिए बहुत कुछ किया है और उसकी इसी काबिलियत ने उसे फॉर्मर स्लेव होते हुए भी कॉन्क्यूबिन से प्रमोट करवाया। पर बेचारी मीसे को एंड में मिला क्या? यहाँ अकेले मीसे ही नहीं है जो प्रमोट हुई है, एक और भी है, कोरल। कोरल की कैरेक्टराइजेशन ऐसी है कि जब ही लड़की आपके सामने आएगी आपको सिर्फ एक ही चीज याद आएगी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। और स्टोरी के आगे जाते जाते आपका शक और गहरा होता जाएगा। और एंड में जो कोरल और एलेफ के साथ हुआ है उसे देख के मुझे इतनी खुशी हुई जितनी खुशी मुझे कलुम की एंडिंग देख के भी नहीं हुई। कलुम ने अपने दोनों बड़े भाइयों को पीछे छोड़ के खुद गद्दी का दावेदार बना, तो कलुम में कुछ तो बात जरूर होगी। कलुम का दिमाग इतनी तेज भागता है जिसकी कोई हद नहीं। जहाँ लोगों को लगता है कि प्रिंस कलुम उस सिचुएशन से डील ही नहीं कर पाएंगे और सिचुएशन बर्स्ट होती जाती है, वहीं प्रिंस कलुम के आइडिया सिचुएशन के बर्स्ट होते होते सब कुछ सॉल्व कर देते हैं, जिसे देख के ऑडियंस हैरान रह जाती है। इसके अलावा प्रिंस कलुम की फाइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है।
जो काफ़ी बार हमें इस मांगा में दिखाई गई। और सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए इसके क्रिएटर की सबसे ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए, हैरम इन डेजर्ट के हर एक कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, चाहे उस कैरेक्टर को सिर्फ 2 मिनट के लिए आना हो या कई वॉल्यूम तक। इस मांगा में कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत सोच समझ के रखे गए हैं। 91 डेज के बाद अगर मुझे किसी कैरेक्टर के नाम इतने पसंद आए तो वो है हैरम इन डेजर्ट, जिनमें से कुछ हैं कान बंद कर लो, बॉम्ब फटने वाला है। मॉर्गियाना, कतार, जॉनन। बम फटने से याद आया, लोग कहते हैं कि वो पिक्चर्स को सुन नहीं सकते, पर इस मांगा में पिक्चर भी सुनी जा सकती है। यकीन नहीं हो रहा तो देख लो। ये पेजेस है पायरेट आर्क के। कुछ भी हो जाए पायरेट आर्क स्किप मत करना, सबसे बेस्ट आर्क है इस पूरी सीरीज। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एंडिंग की, जहाँ ये मांगा थोड़ी सी मार खा गई। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसकी एंडिंग बुरी थी, बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं और अगर हमें वो नहीं मिलती तो हमें बुरा लगता है। स्टार्टिंग से जिस वॉर के नाम की हाइप बना रखी थी, एंड के 5 चैप्टर बचते हुए भी वो वॉर स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, एंड में जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, पर मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट स्टिल ये मांगा इतनी अमेजिंग है कि मेरे टॉप 5 मांगास में जगह बनाती है। टॉप 5 मांगास में तो मेरी नंबर 1 मांगा है, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, नमाई किज़ाकारी। अब आप इस नाम को सुन के सच में पक गए होंगे, क्योंकि हैरम इन डेजर्ट से ज़्यादा नाम तो मैंने इसका ले लिया। तो जब से 2021 शुरू हुआ है तब से ही मैं मांगा, मानवा और मानहुआ के समंदर में गोते लगा रही हूँ, जिसमें से मैंने काफ़ी मांगा, मानहुआ एंड मानवा ख़त्म कर लिया है और उससे भी कहीं ज़्यादा ड्रॉप कर चुकी हूँ। वेल, जिन्हें नहीं पता कि मानहुआ क्या होती है, दैट इज़ चाइनीज़ मांगा। पर उन सब में से भी जो मैंने पढ़ी है, मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है नमाई किज़ाकारी, जो कि है एक शोजो मांगा, पर उसकी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी। वाह, आप अब तक भी इस वीडियो में बने हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक करने के बारे में ज़रूर सोचना, और वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में पड़ा हुआ घंटा दबा दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अलविदा।